आज अगर आपके पास 40,000 रुपये हैं जिन्हें आप 4 डिफरेंट कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब ये म्यूचुअल फंड्स कौन कौन सी डिफरेंट 4 कैटेगरीज के हो सकते हैं? हो सकता है कि एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड हो, एक मिड कैप म्यूचुअल फंड हो, एक स्मॉल कैप और एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड हो। अब ये एग्जैक्टली कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं, क्या इनके नाम हैं, इनके बारे में हम आज के इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पर सिर्फ कैटेगरीज की बात करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये म्यूचुअल फंड्स कौन कौन से हो सकते हैं तो मैंने इनके ऊपर डिफरेंट वीडियोस बनाई हुई हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। इन वीडियोस को ढूंढने में आपको मुश्किल ना हो इसलिए मैं इन सभी वीडियोस का लिंक आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अगर इन 40,000 रुपयों को आप 4 डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इन्हें किस तरीके से इन्वेस्ट करेंगे? मोस्ट ऑफ द बिगिनर इन्वेस्टर्स का आंसर बहुत ही सिंपल और आसान सा होगा कि भैया मेरे पास 40,000 रुपये हैं, 4 म्यूचुअल फंड्स में अपना पैसा मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो हर एक म्यूचुअल फंड में मैं 10,000 रुपये करके इन्वेस्ट कर दूंगा, इसमें मुश्किल क्या है? तो अगर आपका भी कुछ ऐसा ही सोचना है तो ये ज़रूरी है कि आप सही कैटेगरी में सही अमाउंट इन्वेस्ट करना जाने, क्योंकि हर एक कैटेगरी डिफरेंट होती है। हर एक कैटेगरी का जो मार्केट बिहेवियर होता है ये डिफरेंट होता है। हर कैटेगरी का रिस्क डिफरेंट होता है, इनके रिटर्न्स डिफरेंट होते हैं। तो अगर इतनी सारी चीज़ें डिफरेंट हैं तो इनके अंदर जो अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अमाउंट सेम कैसे हो सकता है? तो अगर आप चाहते हैं बेटर रिटर्न्स और साथ ही साथ चाहते हैं बेटर रिस्क टू रिवॉर्ड, तो आइए ज़रा इन कैटेगरीज को ठीक से समझ लेते हैं और किस कैटेगरी में आपको कितना अमाउंट एलोकेट करना चाहिए ये भी हम देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं योर एवरीडे गाइड। तो म्यूचुअल फंड की किस कैटेगरी में आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए ये मेनली 2 डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जिसमें सबसे पहला फैक्टर आता है इन्वेस्टमेंट होराइजन, यानी कि आप अपना पैसा कितने लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और दूसरा आता है रिस्क फैक्टर, यानी कि आप अपने इन्वेस्टेड पैसों पे कितना रिस्क ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर इन्वेस्टमेंट होराइजन। म्यूचुअल फंड्स की वैसे तो बहुत सी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं मेनली 5 डिफरेंट कैटेगरीज की बात करूंगा जिसमें मोस्टली इन्वेस्टर्स अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जिसमें सबसे पहले कैटेगरी आती है हाइब्रिड या फिर बैलेंस एडवांटेज फंड, उसके बाद आती है लार्ज कैप फंड्स, फिर आते हैं मिड कैप फंड्स, स्मॉल कैप फंड्स और फाइनली हमारे पास आती है मल्टी कैप या फिर फ्लेक्सी कैप फंड्स। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हाइब्रिड फंड्स या फिर बैलेंस एडवांटेज फंड्स की। तो अगर हम शुरुआत करते हैं उन इन्वेस्टर्स से जिनका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो खाली 5 साल या 5 साल से कम का है, यानी कि अगर आप अपना पैसा 5 साल या उससे कम समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इससे ज़्यादा समय आपके पास नहीं है, किसी भी रीज़न से आपको विद इन 5 ईयर्स अगर ये पैसा रिडीम करना है अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए, उनकी शादी के लिए या फिर एक कार खरीदने के लिए, रीज़न कुछ भी हो सकता है। तो अगर ऐसा कुछ भी केस आपके साथ है तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप ये पैसा किसी हाइब्रिड या फिर बैलेंस एडवांटेज फंड में ही इन्वेस्ट करें। अब ये हाइब्रिड या फिर बैलेंस एडवांटेज फंड क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, ये हम देख लेते हैं। तो हाइब्रिड फंड्स प्योर इक्विटी फंड्स नहीं होते, जैसे कि इनका नाम है हाइब्रिड, यानी कि ये मिक्स होते हैं इक्विटी और डेट फंड्स के। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं कि इक्विटी फंड्स वो फंड्स होते हैं जहां पर आपका पैसा कंपनीज के स्टॉक्स बाय करने में इस्तेमाल होता है, यानी कि आप कंपनी की ग्रोथ में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ डेट फंड्स वो फंड्स होते हैं जहां पर आपका पैसा स्टॉक्स बाय करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, यहाँ पर आपका पैसा मनी मार्केट, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड या फिर दूसरे फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, जो कि डायरेक्टली स्टॉक मार्केट से लिंक नहीं होता। तो जैसे कि मैंने 2 डिफरेंट शब्दों का इस्तेमाल किया था, एक थे हाइब्रिड फंड्स और दूसरे थे बैलेंस एडवांटेज फंड्स। तो जो बैलेंस एडवांटेज फंड्स होते हैं ये भी एक्चुअली में हाइब्रिड फंड्स ही होते हैं, बस फर्क यहाँ पर ये होता है कि बैलेंस एडवांटेज फंड्स को ज़्यादा एक्टिवली मॉनिटर किया जाता है, यानी कि मार्केट के हिसाब से बैलेंस एडवांटेज फंड्स के अंदर इक्विटी और डेट का जो प्रोपोर्शन है ये लगातार बदलता रहता है। फंड मैनेजर्स मार्केट के हिसाब से लगातार इक्विटी और डेट्स में जो इन्वेस्टर्स का लोकेशन होता है इसको लगातार बदलते रहते हैं, जिससे कि आपका जो रिस्क है वो मिनिमल रहे और आपके जो रिटर्न्स है उनको मैक्सिमाइज किया जा सके। जबकि जो नॉर्मल हाइब्रिड फंड्स होते हैं इनमें जो एलोकेशन होता है इक्विटी एंड डेट का ये फिक्स्ड होता है। तो यहाँ पर मैं बैलेंस एडवांटेज फंड्स को हाइब्रिड फंड से ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा। अगर हम बात करते हैं हाइब्रिड या फिर बैलेंस एडवांटेज फंड के रिस्क फैक्टर्स की, तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन छोटा है, 5 साल से कम का है, तो यहाँ पर आपको फायदा ये मिलता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इन्वेस्टर्स का जो रिस्क होता है वो कम रहता है। तो इवन ऐसे शॉर्टर ड्यूरेशन में भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को यहाँ पर कर सकते हैं बिना ज्यादा टेंशन लिए, बिना ज्यादा स्ट्रेस लिए। आप यहाँ पर ज्यादा स्टेबल और पॉजिटिव रिटर्न्स पाने की उम्मीद रख सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं हाइब्रिड या फिर बैलेंस एडवांटेज फंड से मिलने वाले रिटर्न्स की, तो जैसे कि पास्ट में देखा गया है कि किसी भी सही बैलेंस एडवांटेज फंड्स में आप 9 से 11% के पोस्ट टैक्स रिटर्न्स पाने की उम्मीद रख सकते हैं। और इवन जो टॉप हाइब्रिड फंड्स हैं इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को 12 से 13% के रिटर्न्स भी जनरेट करके दिए हैं इन अ पीरियड ऑफ 4 to 5 ईयर्स। तो 4 से 5 साल के ड्यूरेशन में आप लगभग 9% से लेके 11% या 12% तक के रिटर्न्स पाने की उम्मीद रख सकते हैं, जो कि अच्छे खासे रिटर्न्स हैं। अब हम बात करते हैं हाइब्रिड फंड्स के अंदर पोर्टफोलियो एलोकेशन की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको जो टाइम होराइजन है वो छोटा है, 4-5 साल का है, और साथ ही साथ मार्केट को लेकर अगर आपको डाउट है कि मार्केट कैसा परफॉर्म करेगी, तो आपको यहाँ पर ज्यादा सोचने
सोचने की जरूरत नहीं है, आपको अपने पोर्टफोलियो का जो मैक्सिमम एलोकेशन है उसको किसी बैलेंस एडवांटेज फंड के अंदर करके रखना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी इन्वेस्टर नहीं चाहेगा कि उसको इस ड्यूरेशन में कुछ भी नुकसान हो। तो एग्जाम्पल के लिए अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो इन 10,000 रुपए में से आप 7,000 रुपए या इवन 8,000 रुपए भी किसी बैलेंस एडवांटेज फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बाकी पैसा आप किसी भी दूसरी कैटेगरी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगली कैटेगरी हमारे पास आती है लार्ज कैप फंड्स की, और जो लार्ज कैप फंड्स होते हैं ये प्योर इक्विटी फंड्स होते हैं, यानी कि आपको जो पैसा होता है वो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जो लार्ज कैप फंड्स होते हैं ये हाइब्रिड या फिर बैलेंस एडवांटेज फंड से थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिस्क कैरी करते हैं, लेकिन अगर मैं इक्विटी कैटेगरी की बात करता हूं तो इक्विटी कैटेगरी में लार्ज कैप फंड्स को कंपैरेटिवली लेस रिस्की बोला जाता है। अब ये लार्ज कैप फंड्स होते क्या हैं? लार्ज कैप फंड जैसे कि इनका नाम है, यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स का जो मैक्सिमम पैसा होता है उस पैसे को लार्ज कैप कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड जो टॉप 100 कंपनीज हैं जो कि लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर आती हैं, इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय किया जाता है। इन कंपनीज की जो परफॉर्मेंस है मोस्ट ऑफ द मार्केट सिनेरियोज में इनकी परफॉर्मेंस स्टेबल होती है, यानी कि इन कंपनीज के जो स्टॉक्स हैं उनकी वोलेटिलिटी कम होती है, वो स्टेबल होते हैं, यानी कि इन टर्न्स जो आपको रिटर्न्स मिलते हैं वो रिटर्न्स भी आपको ज्यादा स्टेबल रिटर्न्स मिलते हैं। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 साल या उससे ज्यादा का है तो यहाँ पर आप लार्ज कैप फंड्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करने की सोच सकते हैं। अगर हम लार्ज कैप फंड से मिलने वाले रिटर्न्स की बात करते हैं तो जैसे कि पास्ट में देखा गया है कि लार्ज कैप फंड से आप लगभग पोस्ट टैक्स 11 से 12% के रिटर्न्स पाने की उम्मीद रख सकते हैं इन लॉन्ग टर्म। यहाँ पर ग्रोथ थोड़ी सी स्लो होती है लेकिन एक स्टेडी ग्रोथ होती है। इस बीच अगर मार्केट में कोई अच्छा सा उछाल देखने को मिलता है, एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है, तो यहाँ पर आपके रिटर्न जो हैं वो 2-3% और एक्स्ट्रा बढ़ सकते हैं। तो ज्यादातर इन्वेस्टर्स, इवन जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स होते हैं, ये लोग लार्ज कैप में अपना पैसा इन्वेस्ट करना ज्यादा पसंद करते हैं, इनके लेस रिस्की होने की वजह से और एक स्टेबल ग्रोथ की वजह से। इसी वजह से आप देखेंगे कि जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं इनका जो AUM होता है यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट होता है, ये बहुत ज्यादा हाई होता है। अब हम बात करते हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के अंदर पोर्टफोलियो एलोकेशन की। तो अब क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि लार्ज कैप फंड्स के अंदर जो ग्रोथ होती है वो थोड़ी सी स्लो होती है लेकिन एक स्टेडी और सही ग्रोथ होती है, तो यहाँ पर आपको ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना होगा लार्ज कैप फंड्स के अंदर सही रिटर्न्स पाने के लिए। तो एग्जांपल के लिए अगर किसी इन्वेस्टर के पास 10,000 रुपए हैं जिनको वो इन्वेस्ट करना चाहता है डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर, तो उनमें से लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर 10,000 रुपए में से उनको इन्वेस्ट करने चाहिए लगभग 3500 रुपए, यानी कि 35% एलोकेशन जो है वो लार्ज कैप फंड्स के अंदर होना चाहिए। अगली म्यूचुअल फंड कैटेगरी हमारे पास आती है मिड कैप कैटेगरी, और ये भी प्योर इक्विटी फंड्स होते हैं, और जैसे कि इनका नाम है यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स का मैक्सिमम पोर्टफोलियो एलोकेशन होता है, मैक्सिमम पैसा होता है, वो मिड कैप कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ये मिड कैप कंपनीज कौन सी होती हैं? मिड कैप कंपनीज यानी कि इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड 101th रैंक से लेके 250th रैंक तक की जो कंपनीज होती हैं इनको मिड कैप कंपनीज बोला जाता है। तो मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टर्स का सारा पैसा सिर्फ मिड कैप कंपनीज में नहीं जाता, मोस्ट ऑफ द पैसा मिड कैप कंपनीज में जाता है, लेकिन बाकी जो एलोकेशन होता है वो लार्ज कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में भी होता है। मिड कैप में अगर मैं रिस्क की बात करता हूं तो यहाँ पर वेरी हाई रिस्क होता है। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 8 साल या उससे ज्यादा का है तो आप मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट्स करने की सोच सकते हैं, क्योंकि जो इतना लंबा ड्यूरेशन होता है, इतने लंबे ड्यूरेशन में मार्केट में जो भी उतार चढ़ाव आते हैं, जो भी प्रॉफिट एंड लॉसेज आपको अपने पोर्टफोलियो पे देखने को मिलते हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉसेज जो हैं वो लगातार बैलेंस होते चले जाते हैं। क्योंकि जो मिड कैप कैटेगरी है इसको लार्ज कैप कैटेगरी के मुकाबले ज्यादा वोलेटाइल माना जाता है, यहाँ पर मार्केट के उतार चढ़ाव से आपके पोर्टफोलियो पे काफी इंपैक्ट पड़ सकता है। तो मिड कैप कैटेगरी के अंदर अगर आप लंबे ड्यूरेशन के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो यहाँ पर आप इन दी एंड अपने चेहरे पर एक अच्छी स्माइल रख पाएंगे यहाँ से मिलने वाले रिटर्न्स की वजह से। मिड कैप कैटेगरी से मिलने वाले रिटर्न्स की अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि देखा गया है पास्ट में किसी भी मार्केट सिनेरियो में मिड कैप के अंदर आप 12 से 14% के रिटर्न्स पाने की उम्मीद रख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के अंदर पोर्टफोलियो एलोकेशन की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिड कैप म्यूचुअल फंड्स क्योंकि ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं कंपेयर टू लार्ज कैप फंड्स, यहाँ पर मिड कैप के अंदर जो आपका रिस्क होता है वो कंपेयर टू लार्ज कैप फंड ज़्यादा होता है, लेकिन इन दी एंड आपको जो रिटर्न्स मिलते हैं वो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड से ज़्यादा ही मिलते हैं। तो अगर आप सही रिस्क पर सही रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको जो एलोकेशन है वो लार्ज कैप फंड्स के मुकाबले थोड़ा सा कम रखना होगा, जिससे कि आपको जो रिस्क है वो रिस्क भी सही मेंटेन रहे और आपको बदले में रिटर्न्स भी सही मिले। तो फिर से अगर एग्जाम्पल के लिए किसी इन्वेस्टर के पास अगर 10,000 रुपए हैं तो इन 10,000 रुपए में से 2500 रुपीज़ आप किसी मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि 25% ऑफ पोर्टफोलियो एलोकेशन आप मिड कैप के अंदर कर सकते हैं। अगली कैटेगरी हमारे पास आती है स्मॉल कैप फंड्स की। तो स्मॉल कैप फंड्स इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की एक और कैटेगरी है जहां पर इन्वेस्टर्स का जो पैसा है वो मेनली स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्मॉल कैप कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो कि इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 251th रैंक के आगे की जितनी भी कंपनीज हैं। तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में अगेन जो इन्वेस्टर का पैसा है, जो एलोकेशन है, वो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल कैप में नहीं रखा जाता। यहाँ पर जो इन्वेस्टर का पैसा है वो रिस्क को बैलेंस करने के लिए, रिस्क को थोड़ा सा कम करने के लिए
लिए लार्ज कैप और मिड कैप में भी एलोकेट किया जाता है। रिस्क की अगर हम बात करते हैं तो रिस्क यहाँ पर वेरी हाई होता है। स्मॉल कैप कैटेगरी का जो रिस्क होता है वो किसी भी कैटेगरी से सबसे ज्यादा हाई रिस्क माना जाता है। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 साल या उससे ज्यादा का है तो यहाँ पर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स करने की सोच सकते हैं। स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट्स करने को तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स 5 साल या 7 साल के लिए भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, लेकिन अगेन बात यहाँ पर यही आ जाती है कि यहाँ पर आपका जो रिस्क है, जितना होराइजन आपका कम होता है रिस्क आपका उतना ही ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। रिटर्न्स की अगर हम बात करते हैं, खासतौर पे एसआईपी मोड से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप 14 से 18% के रिटर्न्स पाने की उम्मीद रख सकते हैं। मिलने में आपको यहाँ से और भी ज्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं, ये टोटली मार्केट के सिनेरियोज पे डिपेंड करता है। अगर हम बात करते हैं स्मॉल कैप में पोर्टफोलियो एलोकेशन की, तो मेरे ख्याल से अभी तक आप अंदाजा लगा चुके होंगे कि क्योंकि स्मॉल कैप फंड जो होते हैं वो ज्यादा रिस्की होते हैं, मिड कैप फंड से भी ज्यादा रिस्की होते हैं। तो यहाँ पर आपको जो एलोकेशन है वो मिड कैप से कम ही रखना होगा अपने रिस्क को यहाँ पर सही से बैलेंस करने के लिए। तो फिर से अगर एग्जाम्पल के लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए हैं 10,000 रुपये, जिनको आप 4 डिफरेंट कैटेगरीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं 1500 रुपये, या फिर मैं बोलूँ लगभग 15% या मैक्सिमम 20% तक की इन्वेस्टमेंट्स आप कर सकते हैं अगर आपका रिस्क टॉलरेंस जो है वो थोड़ा सा हाई है। अगली कैटेगरी हमारे पास आती है मल्टी कैप या फिर फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स की। मैं यहाँ पर दोनों को ही कंबाइन करके बात करूंगा। तो मल्टी कैप या फिर फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स को आप एक तरह से मॉकटेल समझ सकते हैं, डिफरेंट फ्लेवर्स की। यहाँ पर आपको लार्ज कैप भी मिलेगा, यहाँ पर आपको मिड कैप भी मिलेगा, स्मॉल कैप भी मिलेगा। तो यहाँ पर आपको एक अच्छा बैलेंस और साथ ही साथ एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है एक ही म्यूचुअल फंड कैटेगरी के अंदर। मल्टी कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरी के अंदर जो एलोकेशन होता है ये फिक्स होता है। लार्ज कैप के अंदर 50% होता है, मिड कैप के अंदर 25% होता है और स्मॉल कैप के अंदर भी 25% होता है। वहीं अगर हम फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर के पास यहाँ पर पूरा कंट्रोल होता है कि वो कितना लार्ज कैप में, मिड कैप या स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में एलोकेशन करना चाहता है। अगर हम रिस्क की बात करते हैं तो मल्टी कैप या फिर फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में जो रिस्क होता है ये मॉडरेटली हाई रिस्क होता है। तो आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन अगर 7 साल या 7 साल से ज़्यादा का है तो आप एक फ्लेक्सी कैप या फिर मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करने की सोच सकते हैं। अगर हम मल्टी कैप या फिर फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड से मिलने वाले रिटर्न्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के मुकाबले थोड़े से एक्स्ट्रा रिटर्न्स पाने की उम्मीद होती है। यहाँ पर आपको लगभग, अगर मैं पोस्ट टैक्स रिटर्न्स की बात करता हूँ तो पोस्ट टैक्स रिटर्न्स आपको यहाँ पर 12 से 13% तक के पाने की उम्मीद होती है। अगर हम पोर्टफोलियो एलोकेशन की बात करते हैं तो क्योंकि यहाँ पर जो रिस्क होता है वो मॉडरेटली हाई होता है, सही रिस्क पे आपको ऑलमोस्ट सही रिटर्न्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप अपने पोर्टफोलियो का एलोकेशन भी लगभग ठीक ठाक सा रख सकते हैं। तो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ तो 10,000 रुपये में से आप यहाँ पर 2500 रुपये या फिर मैं बोलूँ 25% एलोकेशन जो है वो फ्लेक्सी कैप या फिर मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी वो 4 मेजर कैटेगरीज जहाँ पर आप अपने रिस्क और इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो अगर मैं आपके लिए यहाँ पर फिर से एक बार रिव्यू कर दूँ कि अगर किसी इन्वेस्टर को 10,000 रुपये की एसआईपी क्रिएट करनी है, 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं 4 डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर, नेमली लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स, तो 10,000 रुपये में से आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं 3500 रुपये, मिड कैप में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं 2500 रुपये, स्मॉल कैप में आप कर सकते हैं 1500 रुपये और फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं 2500 रुपये या फिर 25% की। तो इस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो का एलोकेशन कर सकते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इसी तरीके से एलोकेशन करना है। ये इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर, उनके टाइम होराइजन और उनके रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है। बट हाँ, ये कुछ सजेस्टेड वैल्यूज हैं मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स के लिए। और ये भी जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आपको 4 डिफरेंट कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स में अपनी इन्वेस्टमेंट जरूर करनी चाहिए। आप इनको भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। आप अकेले लार्ज कैप में भी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, अकेले फ्लेक्सी कैप में भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। बट फिर से वही बात, जैसे कि देखा गया है कि मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स 4 डिफरेंट कैटेगरीज में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना पसंद करते हैं। तो इसी तरीके से आप अपनी एलोकेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जल्दी ही हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।